नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको संपत्ति नुकसान होने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इस पर जानकारी देंगे। संपत्ति की क्षति तब होती है जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। संपत्ति अपने कुछ मौद्रिक मूल्य खो देती है या नुकसान में चली जाती है। मसलन किसी ने आपके घर को तोड़ दिया या बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। जब ऐसा होता है तो संपत्ति मालिक के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, वो किन हालातों में केस कर सकता है और क्या मुआवजा पाया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं की जानकारी आज आपको मिलेगी। संपत्ति नुकसान से जुड़ी तमाम काम की बातों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आप इस विषय पर कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप भी फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल करें और संपत्ति नुकसान से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आज हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। आज इस विषय से संबंधित जानकारी आपको उदित गुप्ता जी देंगे। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि संपत्ति नुकसान कानूनी तौर पर क्या होता है। देखिए जी, पहले आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि संपत्ति नुकसान जो है वो दोनों इंस्टेंसेस में हो सकता है, यानी मूवेबल में भी, इमूवेबल भी। तो जरूरी नहीं है जी घर को नुकसान या बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया गया हो तो ही संपत्ति का नुकसान के कानून के लागू करके उसमें सारी कॉम्पनसेशन, डैमेजेस या जो भी इसके सेक्शन है वो लागू होंगे। बल्कि अगर मूवेबल है, यानी आपका पैसा है, आपके शेयर सर्टिफिकेट है, डिबेंचर है या ज्वेलरी है या जो कोई भी मूवेबल एसेट अगर आपके पास है जिसको हानि हो गई है, जिसका नुकसान हो गया है, जिसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उसके मामले में भी आप उसमें अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपके दर्शकों को ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि सिर्फ घर में सिर्फ इमूवेबल के तहत ही नहीं डैमेजेस होता है, मूवेबल के तहत, यानी जो मैंने अभी समझाया, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो जुड़ी हुई नहीं है जमीन से, जो मूवेबल होती है, उसकी अगर कोई डैमेज हो तो उसके भी फॉर दैट ऑल्सो कॉम्पनसेशन या जो भी आपकी लीगल कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं। सर, इसको थोड़ा और विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे, किस प्रकार की संपत्ति को नुकसान हो सकता है और कैसे किस तरह की जो संपत्ति है जो उसकी क्षति हो सकती है, उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जी, जहाँ तक कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे अभी आपने कार्यक्रम के शुरू में दर्शकों को बताया कि कोई घर को बाउंड्री वॉल तोड़ दे, घर को डैमेज कर दे या कुछ ऐसा कुछ, मतलब इमूवेबल में ऐसा कुछ कर दे कि जिससे जो वैल्यू है घर की या तो वो कम हो जाए या डिमिनिश, मतलब खत्म हो जाए, या वो जो पूरा घर खड़ा है या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी खड़ी है पूरी खत्म हो जाए, तो वो अगर वो कोई करेगा तो उसके तहत जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का नुकसान है वो कहा जाएगा। जहां तक कि मूवेबल प्रॉपर्टी का नुकसान है, कोई पैसे लेके फाड़ दिया या किसी ने पैसे लेके उसको जला दिया या कोई शेयर सर्टिफिकेट है उसको जला दिया या ज्वेलरी है उसको हानि कर दी, यानी कोई जो मूवेबल प्रॉपर्टी को वैल्यू उसकी जो डिमिनिश करे, यानी कम करे या वैल्यू बिल्कुल ही खत्म कर दे, वो इंटेंट के साथ जब हुआ जाता है, तो जब वो कम होती है उसकी वैल्यू, जितनी वैल्यू है या खत्म हो, तो उसके तहत ये जो मूवेबल है, एबल प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू कम होगी तो उसके डैमेजेस जो हैं वो होते हैं। तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों आते हैं। उसमें क्या क्या आता है, वाइड बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, और जो धरती से जुड़ी होती है, जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया था, उसको इमूवेबल कहते हैं। जो धरती से हट जाती है उसको हम मूवेबल कहते हैं, यानी जो इधर उधर कर सकते हैं। तो दोनों चीजों में आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दोनों चीजों के उसमें आप जो अगर क्षतिग्रस्त हो या कम हो या उसकी वैल्यू कम हो जाए, उसमें आप डैमेजेस या जो भी उसकी कानूनी कार्रवाई है ले सकते हैं। लेकिन कानूनी कार्रवाई कैसे करें, कहाँ जाएं, क्योंकि लोगों को तो ये पता नहीं होता है। सर, तो ये बताइए कि संपत्ति नुकसान होने पर केस कैसे दायर कर सकते हैं। देखिए जी, संपत्ति का नुकसान जब होता है
तो सबसे पहले तो आपको ये असेस करना पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि जब नुकसान आप असेस करेंगे उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस कहाँ डालना है। अगर संपत्ति का नुकसान की असेसमेंट आपकी हो गई है, एक वैल्यू हो गई है, तो दो तरीका होता है इसको करने का। सिविल केस में आप जो करते हैं, जितना संपत्ति का नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस के लिए, यानी आप उसकी कॉम्पनसेशन के लिए केस डाल सकते हैं। लेकिन उस केस में सबसे ज्यादा जरूरी आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि जो डैमेजेस असेस होने चाहिए, यानी कि जो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस आप मांग रहे हैं वो किसके तहत मांग रहे हैं, वो सब स्पेसिफाई होना चाहिए। यानी उस दावे में आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आप पैसा मांग रहे हैं डैमेजेस के तहत, जो आपकी प्रॉपर्टी को हुआ है, उसकी असेसमेंट आपने कैसे की है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो असेसमेंट आपकी होगी, यानी दावा जो भी आप अमाउंट का डालेंगे, जो आपका हुआ है, उसके तहत कौन सी कोर्ट में जाएगा वो डिसाइड होगा उसकी वैल्यू के हिसाब से। जहां तक की वैल्यू की बात होगी, अब रह गई कौन सी ज्यूरिडिक्शन में जाएगा। देखिए जी, लॉ ये कहता है कि जिस ज्यूरिडिक्शन में हुआ है नुकसान, उस ज्यूरिडिक्शन में जो कोर्ट लगेगा और जिस वैल्यू की होगी उस केस में जाएगी। यानी तीन चीजें देखनी पड़ेगी। पहले तो डैमेजेस कितने हुए हैं वो असेस करने पड़ेंगे, उसके बाद कैसे वैल्यू करेंगे उस डैमेजेस को वो देखना पड़ेगा, फिर कहाँ हुआ है उस हिसाब से ज्यूरिडिक्शन तय होगी, और जितना वैल्यूएशन डैमेजेस का लगेगा फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन से कोर्ट में केस है। जी सर, इसी से जुड़ा सॉरी, मैं पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। जी प्लीज। ये तो सिविल का हो गया। अब हम जहां तक कि क्रिमिनल की बात करते हैं, देखिए हमारे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 425 मिसचिफ की बात बताता है। मिसचिफ में ये लिखा है कि जो भी कोई आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहे उस इंटेंट से कि संपत्ति को नुकसान हो, संपत्ति की वैल्यू जो है कम हो जाए, या उसको रॉन्गफुल लॉस हो जाए उस संपत्ति के अगेंस्ट, तो मिसचिफ में 425 जो सेक्शन है आईपीसी के तहत, उसमें आप पुलिस के पास या जो भी ज्यूरिडिक्शन है जहां भी हुआ है उसके तहत आप एक पुलिस कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिसको एफआईआर में कन्वर्ट होगा और उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, केस चलेगा। लेकिन फिर से यही बात है जो आपके दर्शकों को समझना जरूरी है कि कौन सी ज्यूरिडिक्शन में आप डाल सकते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी में जहां लोकेटेड है, जहां वो संपत्ति का नुकसान हुआ है, वहां कॉज ऑफ एक्शन बनेगा। तो ज्यूरिडिक्शन की बात समझना जरूरी है, इसलिए वो संपत्ति कहाँ लोकेटेड है, कहाँ हुआ है, ये सब चीजें तय करने के बाद ये दोनों चीजें एक एज अ रेमेडी हो सकती है। जी सर, कई और सवाल मेरे हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैंने आपसे सवाल नहीं किए, लेकिन उसके बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी। सर, इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, जब संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आम नागरिक के पास क्या कुछ अधिकार ऐसे में होते हैं? देखिए जी, अभी मैंने आपके दर्शकों को जैसे बताया, लीगली आप सिविल का केस डाल सकते हैं या क्रिमिनल का केस डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं। सिविल का केस में जैसे मैंने आपको बताया दावा डालना पड़ता है, उसमें सारी चीज असेस करनी पड़ती है, कितने डैमेजेस हुए हैं, कहाँ डैमेज हुआ है और कितना कॉम्पनसेशन आप चाहते हैं, उस हिसाब से कौन से कोर्ट में दावा जाएगा, उस दावे में सब कुछ लिखा जाता है। वो दावा अपने तरीके से चलता है, वो सब चीजें होंगी, बट उसमें लिखना जरूरी है कि कैसे डैमेज हुआ है और कितना डैमेज हुआ है और उसकी असेसमेंट आप कैसे कर रहे हैं। सिमिलरली तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जैसे मैंने आपको बताया 425 के तहत क्रिमिनल केस आप क्रिमिनल कंप्लेंट आप डाल सकते हैं। क्रिमिनल कंप्लेंट में पुलिस के पास जाएगी कंप्लेंट, उसमें भी लिखना पड़ेगा कि क्या डैमेज है, क्यों डैमेज हुआ, और उसके जो सेक्शन की वर्डिंग है कि इंटेंशन जरूरी है, रॉन्गफुल लॉस जरूरी है, विद द इंटेंट होना चाहिए टू कॉज रॉन्गफुल लॉस, और उसके तहत जब क्रिमिनल कंप्लेंट डालेंगे वो एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद केस चलता है। तो सिविल क्रिमिनल दोनों है अवेलेबल, जिसको जैसे सहूलियत होती है वैसे वो कर। सर, कौन से कारक हैं जिससे मुआवजे की राशि तय होती है? देखिए जी, डैमेजेस की मुआवजे की तय करने का तरीका, एक डैमेजेस सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपए की और वो डैमेज हो गई है तो 100 रुपए की डैमेजेस लेते हैं, और उस पे अगर जो भी उसको फिर से बनाने का है या जो भी उसको ठीक करने का है उसके ऊपर जो भी खर्चा लगेगा वैसे, तो ये तय सिंपल लैंग्वेज में कोई इसमें लॉ का लीगली कोई लिस्टेड नहीं होता कि इसमें कैसे होना चाहिए, क्या वैल्यूएशन लगनी चाहिए, क्या है। लेकिन हाँ, जो आपकी नुकसान हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है उसको पता है। जैसे 100 रुपए की कुछ चीज थी, उसको नुकसान कर दिया, तो आपको पता है वो 100 रुपए की चीज थी जो आपने ली थी, जिसका नुकसान हो गया, वो का नुकसान प्लस उसको लेने का प्लस खर्चा, हैरेसमेंट, ये सब चीजें आप मिलाकर एक दावा डाल सकते हैं।
तो ये कोई लिस्टेड नहीं है तरीका कि कैसे है, जिसका जैसे नुकसान होता है उसको वैसे आप असेसमेंट कर सकते हैं। सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, संपत्ति नुकसान करने वालों को कितनी सजा हो सकती है, क्या कुछ जुर्माना उनके ऊपर लग सकता है? देखिए जी, जैसे मैंने अभी आपके दर्शकों को बताया, आईपीसी 425 के तहत मिसचिफ का जो है प्रोविजन वो दिया गया है लॉ में, और 427 में जब एक बारी मिसचिफ की डेफिनेशन के अंदर मिसचिफ की सारी प्रोविजन जो सारी चीजें लिखी हैं उसके अंदर अगर वो आपकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है तो उस हिसाब से उसमें जब केस आप क्रिमिनल कंप्लेंट डालते हैं तो केस चलता है, सारी चीजें होती है। तो 427 नंबर सेक्शन में लिखा गया है कि 2 साल तक की सजा या फाइन या बोध। लेकिन ये 2 साल की सजा में आप ये समझिए कि सारी चीजें जब भी होगी, जब असेसमेंट होती है सारी चीजें, उसके बाद तय होता है कि कितना होगा। जी सर ये भी बताइए कि नुकसान का दावा कब तक करना होता है और इसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या कुछ होता है? देखिए जी, जहां तक कि सिविल केस की बात है, जो लिमिटेशन की बात होती है, लिमिटेशन के लॉ में प्रिस्क्राइब किया जाता है। जिस दिन जैसे आपकी कोई संपत्ति का नुकसान हुआ, जो आपको पता है कि नुकसान हो गया, आपके सामने है कि ये ऐसी चीज हो गई है, तो जब आपको पता चलता है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको दावा डालना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास संपत्ति रखी हुई है, कहीं कुछ है और वो आपको पता ही नहीं चला कि उसमें डैमेज हो गया या उसका नुकसान हो गया या उसमें उसकी वैल्यू जो है डिमिनिश हो गई। तो उस केस में ऐसा होता है कि जिस दिन से आपको पता चलता है कि आपकी संपत्ति को नुकसान हुआ है और जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसके 3 साल के अंदर आप दावा डाल सकते हैं। यानी 2 सिनेरियो हो सकते हैं, एक आपको पता है आपके सामने हुआ है या आपने देखा होते हुए, या आपको पता है हो गया, तो उसके 3 साल में, नहीं तो अगर आपको जिस दिन से पता चला उसके 3 साल के अंदर आप दावा डाल सकते हैं, जिसमें सिविल दावा डलता है डैमेजेस, जैसे मैंने अभी आपके दर्शकों को बताया। जी सर, आज के विषय से संबंधित कई और स्थान से जुड़ी कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। और आज के विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी कानूनी सवाल है तो आप भी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। सर कई सवाल हमने आपसे पूछे और बड़े विस्तार से आपने जानकारी यहाँ पर दी। सर ये भी बताइए कि संपत्ति नुकसान में जमानत के क्या कुछ प्रावधान होते हैं? देखिए जी, जब हम जमानत की बात करते हैं तो हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं और हम यहाँ सिविल लॉ की बात नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो मैंने भी आपके जैसे दर्शकों को बताया कि सेक्शन 425 में मिसचिफ की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ और करा और इंटेंशन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर नुकसान हुआ तो मिसचिफ के तहत आपकी कार्रवाई हो सकती है आपसे। 427 में लिखा गया है कि सजा 2 साल तक और फाइन और बोध है। जो 427 है वो पनिशमेंट से डील करता है, लेकिन इसमें ये समझना पड़ेगा कि ये वाला जो ऑफेंस होता है बेलेबल ऑफेंस होता है, यानी अगर किसी ने किया हो तो बेल आपको मिल जाएगी। ये है जी पोजीशन। जी सर ये भी बताइए कि सरकारी संपत्ति नुकसान पर कैसे कानूनी कार्रवाई होती है? देखिए जी, एक चीज मैं आपके दर्शकों को और बताना चाहूंगा जिससे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं कि क्योंकि ये ऑफेंस बेलेबल है, यानी बेल आपको मिल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरियस ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस तो ऑफेंस ही है जी, क्योंकि अल्टीमेटली सजा तो इसमें लिखी गई है और जब एक बार ऑफेंस प्रूव होता है तो अब 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। तो ये कहीं भी आपके दर्शक ये ना समझे क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो ये सीरियस ऑफेंस नहीं है। आईपीसी के तहत क्रिमिनल ऑफेंस होना मतलब कि सीरियस ऑफेंस तो है ही। अब ये वाला जो सवाल का जवाब पूरा करके मैं आपके अगले सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान होना वो अगेन एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। एक हमारा लॉ है, एक की डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी की जो सजा है, कौन सी प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी आती है उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसकी क्या आपको सेंटेंस है, वो सब उसमें डॉक्यूमेंटेड यानी लिखा गया। अब आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी स्टेट, सेंट्रल, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट चलाती है, उनकी जितनी सारी प्रॉपर्टी हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी कही जाती है, या जो प्रॉपर्टी कोई भी गवर्नमेंट जिसको चला रही है वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पहली बात। अब उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? जो बिल्डिंग पब्लिक की है उसके नुकसान 6 महीने तक की सजा है। जो और भी जरूरी जैसे पब्लिक की प्रॉपर्टी जिसमें ऑयल के सारे काम होते हैं, या फिर फोन के तार या फोन की सारी चीजें, या फिर
जो जरूरी है उसकी सजा है 1 साल या साल भर से 5 साल या 5 साल से ऊपर। अब तीसरी चीज, अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी आप फायर से और एक्सप्लोजिव से आप नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हानि करते हैं या जो भी करते हैं, तो उसकी सजा 10 साल मिनिमम है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसकी डैमेज का ऑफेंस और भी बहुत ज्यादा सीरियस है। तो ये ऑफेंस जो है ये कानून में लिखा गया है और इसकी जो रेपरकशन है, यानी इसकी जो आगे जाके उसकी होंगी, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।